2012 में एक रिसर्च टीम उस प्राचीन मंदिर के अंदर जाती है और मंदिर के अंदर रखी उस मरमेड को उठा ले जाती है। 7 फरवरी को टीम अपना जवाब पूरी दुनिया के सामने रखती है और जो जवाब होता है वो उम्मीद से ज्यादा विचित्र होता है। 9 जनवरी 1493 एक बहुत ही महान व्यक्ति उस दिन एक समुद्री यात्रा कर रहा था, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटालियन सी एक्सप्लोरर थे और उनकी एक आदत थी कि वो जब भी यात्रा करते अपने पास एक जर्नल जरूर रखते ताकि वो होने वाली घटनाओं को लिख सके। 9 जनवरी 1493 को कोलंबस हैती के तट से दूर और डोमिनिक रिपब्लिक के पास कुछ ऐसा देखते हैं और कुछ ऐसा लिखते हैं जिसकी उसे कभी भी उम्मीद नहीं थी। वो लिखते हैं कि उन्होंने मरमेड्स को देखा और वो भी एक नहीं बल्कि तीन मरमेड्स। और साथ में ये भी जोड़ते हैं कि वो जलपरियां सुंदर नहीं थी जैसा कि पौराणिक कथाओं में या फिर कहानियों में सुनाया जाता है, वो बदसूरत थी बहुत ही ज्यादा। आज कई लोगों को लगता है कि उस समय कोलंबस ने एक्चुअली में मरमेड्स नहीं बल्कि मैनिटीज नाम के सी मैमल्स को देखा था। अब हो सकता है कि ये सच हो, कि वो सच में मैनिटीज ही हो, बट जलपरियों का रहस्य कोलंबस से शुरू नहीं होता, वो इससे भी ज्यादा प्राचीन है, बहुत ही ज्यादा। प्राचीन कहानियों में जलपरी का पहला जिक्र हमें मिलता है प्राचीन सीरिया में। डायोडोरस सिकुलस नाम के एक प्राचीन ग्रीक इतिहासकार लिखते हैं कि डेरसेटो नाम की एक कुंवारी पुजारन को एक मनुष्य से प्यार हो जाता है और उन दोनों के मिलन से एक बच्चा पैदा होता है। पर जल्द ही डेरसेटो को अपनी भूल समझ में आती है क्योंकि वो एक पुजारन थी और देवता अब उससे गुस्सा होंगे। तो इन सब चीजों के चलते डेरसेटो को अपने आप से नफरत होने लगती है और साथ में अपनी बेटी से भी। तो वो सबसे पहले अपनी बेटी को एक रेगिस्तान में छोड़ देती है ऐसे ही और अपने आप को एक झील में डुबा देती है ताकि वो मर सके। पर देवताओं को उस पर दया आ जाती है और उसके आधे शरीर को मछली जैसा बना देते हैं। मरमेड्स जैसे ही उसका एक पुरुष वर्जन भी है जिसे मरमेन कहा जाता है, जिसका जिक्र हमें मिलता है प्राचीन मेसोपोटामियन कल्चर में। इया नाम के देवता जो कि पानी, विजडम, जादू और क्रिएशन का देवता माना जाता था, वो एक मरमेन था। प्राचीन कहानियों के मुताबिक एक बार एनील नाम के देवता को मनुष्य जाति पर गुस्सा आ जाता है और वो पूरी मनुष्य जाति को तबाह करने के लिए एक बहुत ही बड़े फ्लड यानी कि एक बहुत ही बड़े बाढ़ का निर्माण करता है ताकि वो मनुष्य को मार सके। लेकिन इया एनील से लड़ता है और पूरी मनुष्य जाति को बचा लेता है। इस प्राचीन कहानी का वर्णन हमें प्राचीन बेबीलोनियन मिथ द एपिक ऑफ गिलगमेश में मिलता है। तो अगर हम पूरे दुनिया की पौराणिक कथा या फिर उसके कल्चर पर बनी कहानियों को डीपली देखें तो मरमेड्स या फिर मत्स्य कन्याओं पर बनी कहानियां तुम्हें सोचने पर मजबूर कर सकती है। ऐसी ही एक कहानी सुनाई जाती है जापान के कल्चर में, निन्यो की कहानी। निन्यो जापानी कल्चर की एक मरमेड है, पर दूसरे मरमेड्स की तरह वो कोई खूबसूरत मरमेड्स नहीं बल्कि बदसूरत और डरावनी मरमेड्स है। जापान के लोकल लोग इसे अपशगुन और बुरे वक्त का प्रतीक मानते हैं। जापानी कल्चर में इसकी पूंछ एक मछली जैसी, चेहरा मनुष्य जैसा और मुंह बंदर जैसा दिखाया जाता है। लोगों की माने तो निन्यो की आवाज बांसुरी जैसी होती है। लोकल लोगों का मानना है कि निन्यो का मांस बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है और जो कोई भी इसे खा ले वो एक बहुत ही लंबे जीवन का मालिक बन सकता है। जापानी लोक कथा के अनुसार निन्यो सबसे पहले एक बीवा नाम की झील पर सोतोकू नाम के एक राजकुमार से मिलती है और वो सोतोकू को अपनी कहानी सुनाती है कि कैसे वो निन्यो बनने से पहले एक मछुआरा हुआ करता था, पर एक दिन मछली पकड़ने के लिए ऐसी जगह चला जाता है जहां पर जाना मना होता है और उसे एक श्राप दिया जाता है जिस वजह से उसका पूरा शरीर एक बदसूरत मछली जैसा बन जाता है। कहानी सुनाने के बाद वो राजकुमार से प्रार्थना करता है कि मरने के बाद उसके शरीर को एक मंदिर में रखा जाए ताकि लोगों को उसकी दर्द भरी कहानी का पता चल सके। और वो मंदिर सच में एग्जिस्ट करता है और माना जाता है कि ये उस जलपरी की बॉडी है। हालांकि इसकी सच्चाई मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ठीक है। पर जापान में एक और प्रसिद्ध कहानी है याहू बिकोनी की, एक ऐसी महिला जो कि 800 सालों तक जिंदा रही। जापान के वकासा में एक बार एक मछुआरा एक अजीब सी मछली पकड़ता है और अपने दोस्तों को आमंत्रित करता है अपने घर ताकि वो मछली को खा सके। पर उन दोस्तों में से एक व्यक्ति चुपके से रसोई घर में देख लेता है कि उस मछली का मुंह इंसानों जैसा है, तो वो डर जाता है
और सारे मेहमानों को चुपके से कह देता है कि वो मछली ना खाए क्योंकि उन्हें श्राप लग सकता है। अब वो सारे मेहमान सिर्फ मछली खाने का दिखावा करते हैं और चुपके से उस मछली का टुकड़ा कागज में लपेट लेते हैं ताकि वो बाहर जाकर उसे फेंक सके। पर उन सारे मेहमानों में से एक व्यक्ति कुछ ज्यादा ही शराब पी लेता है, तो वो घर जाकर वो टुकड़ा फेंकना भूल जाता है और उसकी बेटी भूल से वो टुकड़ा खा लेती है। अब कहानी के मुताबिक उस वक्त तो उसकी बेटी पर कुछ बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, बट जब वो लड़की बड़ी होती है और उसकी शादी हो जाती है तब उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं होती है। वो हमेशा जवान ही रहती है। बाद में जब उसकी शादी हो जाती है तो उसका पति भी बुढ़ा होकर मर जाता है, लेकिन वो कभी भी नहीं। माना जाता है कि वो इन सब चीजों से परेशान होकर वो एक नन बन जाती है, एक बुद्धिस्ट नन, और 800 सालों बाद एक बुद्धिस्ट नन के रूप में उसकी मौत होती है। ये कहानी जापान में काफी ज्यादा फेमस है। जापान के बाहर ही अफ्रीका में मामी वाटा नाम की एक जल परी काफी ज्यादा फेमस है। मामी वाटा का मतलब होता है मॉमी वाटर या फिर पानी से निकली माँ। हालांकि अफ्रीका के कल्चर में मामी वाटा को जल परी नहीं बल्कि एक पानी की आत्मा के रूप में ज्यादा जाना जाता है। और कंबोडिया देश में हमारी रामायण काफी ज्यादा फेमस है। हालांकि उसके पास अपना खुद का एक अपना वर्जन है, बट कंबोडियन कल्चर में सुवर्ण मच्छा नाम की एक मरमेड काफी ज्यादा फेमस है, जिसे वहां रावण की बेटी के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें यूरोप की तो आयरलैंड के कल्चर में मेरो नाम की मरमेड काफी ज्यादा फेमस है। मेरो का मतलब होता है कि समुद्री गायिका। कहानियों में मेरो को बहुत ही ज्यादा सुंदर बताया जाता है और वो जवान लड़कों को अपने साथ समुद्र में ले जाती है। वहां वो उससे शादी करती है और अपने साथ ही रखती है। मेरो को हमेशा एक लाल कपड़े के साथ जोड़ा जाता है जिसे कोहुलिन ड्रूइथ नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि ये कपड़ा मेरो को पानी के अंदर सांस लेने में मदद करता है। अगर मेरो वो कपड़ा खो देती है तो वो वापस पानी में नहीं जा सकती। तो कई सारे लोकल लोगों की माने तो जब भी कोई व्यक्ति मेरो से शादी करता वो उस लाल कपड़े को चुपके से छुपा देता ताकि मेरो वापस न जा पाए। प्राचीन ग्रीक इतिहासकार होमर अपनी किताब ओडिसी में लिखते हैं कि दूर कहीं पूर्व में जलपरियां समुद्री ड्रैगन की पत्नियां थी और वो अपने जीवन साथी और जमीन पर राज कर रहे मनुष्यों के बीच संदेशा ले जाने और देने में मदद करती थी, एक दूत की तरह। मर यानी कि पानी और मेड यानी कि नौकरानी यानी कि समुद्री नौकरानी के रूप में। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के कुंजविंजकू आदिवासी लोग मरमेड्स को योक योक कहते थे। तो ओवरऑल दुनिया के लगभग बहुत सारे कल्चर में तुम्हें मरमेड्स या फिर सायरन या फिर निन्यो जैसी अलग अलग कहानियां मिल सकती है, पर ये बस कहानियां ही है पहली नजर में देखें तो। सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसे बनाया भी जा सकता है। I mean, क्या सबूत है कि ये सच हो, राइट? तो हमें कुछ लाइव सबूत चाहिए जो हमें ये सोचने पर मजबूर करे कि मरमेड सच में है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसे सबूत है अभी? वेल, जवाब है हाँ भी और ना भी। अगर हम पहले वास्तविक जीवन की बात करें तो हमें सबसे पहले बात करनी चाहिए द लेजेंड ऑफ कारू मरमेड्स की। साउथ अफ्रीका में एक कारू नाम का रेगिस्तान, और यहाँ तुम्हें कारू नाम की एक बहुत ही बड़ी अंडरग्राउंड केव सिस्टम मिलेगी, एक बहुत ही बड़ी गुफा है। हमारे प्राचीन एंसेस्टर को ये केव सिस्टम के बारे में पता था, वो भी हजारों सालों से। ये जगह घर है खोइसा नाम के ट्राइबल लोगों का। अब इस गुफा में तुम्हें मिलती है ये पेंटिंग। अब पता है दिक्कत क्या है इसमें? ये जगह साउथ अफ्रीका की सबसे सूखी जगह है, तो लॉजिकली ये कैसे संभव है? देखो, दो चीजें हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। पहली बात कि ये रेगिस्तान पहले रेगिस्तान नहीं था। आज से लगभग 250 मिलियन साल पहले ये जगह समुद्र के नीचे थी और जैसे जैसे महासागरों का पानी नीचे हटता गया, उपजाऊ घाटी और पहाड़ पीछे छूटते गए और पहाड़ी झरनों ने एक अंडरग्राउंड केव सिस्टम का निर्माण किया। वहाँ के लोकल लोगों का मानना है कि कुछ मिथिकल क्रीचर ने इस जगह को अपना घर बनाया था उस वक्त। बट वेट, ये बस एक मान्यता है, ठीक है? अगर तुम सच में सोच रहे हो कि ये मिथिकल क्रीचर सच में थे तो एक और दूसरा तर्क भी दिया जाता है। यहाँ के ट्राइबल लोग जाने ही इसलिए जाते हैं कि वो जो चीजें भी देखते हैं वो उसे पेंट कर लेते हैं। तो कई सारे लोगों का मानना है कि ये जो पेंटिंग है ये इन लोगों ने इसलिए बनाई थी ताकि इस सूखी जगह में पानी की इम्पोर्टेंस को दर्शाया जाए कि कैसे ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। बट फिर भी ये भी एक तर्क ही है, ठीक है? ये पेंटिंग किसने और क्यों बनाई है किसी को भी नहीं पता।
प्लिनी द एल्डर अपने समय का एक बहुत ही महान व्यक्ति था। नेचुरल साइंस की इंसाइक्लोपीडिया कहे जाने वाली दुनिया की सबसे कमाल की किताब हिस्टोरिया नेचुरलिस्ट इसी बंदे ने लिखी थी। आज भी ये किताब काफी ज्यादा फेमस है। अपनी इस किताब में प्लिनी एक लाइन लिखते हैं कि उसने एक बार पोर्टुगल के तट पर एक मरमेन को देखा था। अब पहली नजर में तुम्हें लगेगा कि हो सकता है कि ये व्यक्ति भी ऐसा ही झूठ बोल रहा हो क्योंकि इसने भी ऐसे ही कहानी बनाई। तो देखो, प्लिनी द एल्डर ऐसा व्यक्ति नहीं था। मेरा मतलब है कि प्लिनी कोई फिलोसोफर नहीं था, वो एक रियल और क्यूरियस पर्सन था। I mean, उसकी मौत भी तब होती है जब वो ज्वालामुखी फटने पर क्या क्या होता है ये देखने के लिए सीधा ग्राउंड जीरो पर चला जाए। और तुम्हें पता है कि वो ज्वालामुखी कौन सा था? द ग्रेट इरप्शन ऑफ पोम्पेई, जिसके ऊपर एक मूवी भी बन रखी है, जो लगभग 2 लाख परमाणु बम की ताकत से फटा था और लगभग 16,000 लोगों को मार डाला था। तो इन सारी चीजों की वजह से प्लिनी द एल्डर की बातों को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि हो सकता है कि ये भी एक कहानी हो। दूसरी तरफ डेनिश फिजिशियन थॉमस बार्थोलिन ने ब्राजील में पकड़ी गई एक जलपरी के नमूने को अपने कब्जे में ले लिया। माना जाता है कि उसके पास एक जलपरी की बॉडी थी। हालांकि वो पूरी बॉडी का मालिक तो नहीं था जैसा कि माना जाता है। उसके कब्जे में एक हाथ और एक पसली थी जिसे वो चीर-फाड़ करने के लिए नेदरलैंड के लीडेन शहर ले जाता है। बार्थोलिन का मानना था कि वो एक टाइप का सी मेमल था। किस टाइप का ये उसे भी नहीं पता। ऐसी एक कहानी तुम्हें 18वीं सदी के मोलुका में मिलती है, जिसे माना जाता है कि 1712 में पकड़ा गया था सैमुअल फॉलर्स और उसकी टीम के द्वारा। इस मरमेड को नाम दिया गया था अम्बोइना मरमेड क्योंकि वो उस जगह पकड़ी गई। फ्रांसवा वेलेंटीन नाम का एक दूसरा व्यक्ति 1726 में अपनी किताब में इस मरमेड्स के बारे में लिखता है। वो लिखता है कि जलपरी लगभग 5 फीट की थी और पकड़े जाने के बाद वो लगभग 4 दिन और 7 घंटे तक एक छोटी सी पानी की टंकी में जिंदा रही और उसकी आवाज चूहे जैसी थी और बाद में खाना ना खाने की वजह से वो मर गई। अब इस बात को लिखा तो गया है, बट क्वेश्चन ये उठता है कि अगर वो जलपरी मर गई तो उसकी डेड बॉडी का क्या हुआ? वेल, उसने अपनी किताब नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अम्बोइना में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा, लिटरली कुछ भी नहीं। लेकिन डेड बॉडीज तुम्हें मिलेगी जापान में, और वो भी एक नहीं बल्कि 14 डेड बॉडीज। ये जापान में एक प्राचीन मंदिर के अंदर, और इसके पीछे की सच्चाई क्या है और कहानी क्या है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मरमेड्स के बारे में सबसे शॉकिंग क्लेम तब हुआ था जब एक देश के जल संसाधन मंत्री स्वयं मीडिया में आते हैं और कहते हैं कि एक मरमेड्स ने उसे डरा कर रखा है। मैं बात कर रहा हूँ जिम्बाब्वे की। फरवरी 2012 में जिम्बाब्वे के गोटावे और मुटावे शहर में कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे। काम एक डैम पर चल रहा था और उस बांध पर कुछ वर्कर्स वाटर पंप लगाने जाते हैं और अचानक उन लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे वो सारे वर्कर्स डर जाते हैं और काम छोड़कर वहां से भाग जाते हैं और फिर कभी वहां वापस ना जाने का फैसला करते हैं। वो कसम ही खा लेते हैं कि वो कभी भी उस जगह वापस नहीं जाएंगे। और जब इसका कारण पूछा गया तो जवाब देने के लिए स्वयं जिम्बाब्वे के जल संसाधन मंत्री सेम सियापा नकोमो वहां आए। उन्होंने सीनेट को कहा कि जब कर्मचारी वहां काम करने गए तो वहां पर रहने वाली मरमेड्स यानी कि जलपरियों ने कर्मचारियों को डराकर वहां से भगा दिया। वहां की लोकल गवर्नमेंट और ग्रामीण और शहरी विकास मंत्री इग्नाइटिस चोम्बो और दूसरे लोगों ने कर्मचारियों के मन से डर भगाने के लिए और वापस बांध पर काम शुरू करने के लिए उस जगह हवन और जादू टोने करने की एक मांग पेश की। मंत्री ने कहा कि सरकार लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक पानी देने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक उस जगह अनुष्ठान या फिर जादू टोने की विधि नहीं होती तब तक वहां पर काम शुरू नहीं होगा और तब तक हम पानी भी नहीं दे सकते। यहाँ तक कि सरकार ने व्हाइट लोगों को भी वहां पर काम पर रखा क्योंकि व्हाइट लोगों को पता नहीं था कि उस जगह क्या चल रहा है। पर बाद में गोरे लोगों ने भी वहां पर काम करने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने भी ये कहते हुए काम छोड़ दिया कि वहां पर कुछ विचित्र जानवर है और उन्होंने वहां उसे देखा है। मंत्री के अनुसार वहां पर कई लोग पहले से गायब भी हो चुके हैं। उस जगह चियोटा नाम की एक ट्राइबल जनजाति रहती है जो कि वहां पर हजारों सालों से रह रही है। उस ट्राइबल जाति के चीफ ने कहा कि हम इस धारणा का समर्थन करते हैं, जलपरियों के अस्तित्व में हमें कोई विवाद नहीं है। वहाँ के एक राजा लोबेन गुना के एक वंशज और कल्चरल एक्टिविस्ट प्रिंस पीटर ये कहते हैं कि मरमेड हमारे आध्यात्मिक विचारों में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। वो ये भी कहते हैं कि मरमेड्स ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर बहुत सारा पानी हो, पर डैम में वो पहली बार सुन रहे हैं।
पीटर साथ में ये भी जोड़ते हैं कि मान्यता के साथ साथ वास्तविकता भी इम्पोर्टेंट है और मुझे नहीं लगता कि इसका इस्तेमाल विकास में बाधा डालने के लिए किया जाना चाहिए। सरकार को इस पर गंभीरता दिखानी चाहिए। I mean, क्या गारंटी है कि हवन होने के बाद भी वर्कर्स वहां पर फिर से काम करने जाएंगे ही। तो अब ये पूरी घटना हो गई वर्ल्ड फेमस। I mean, हर कोई इसमें कूद रहा था और तुम्हें भी लग रहा होगा कि ये क्या है। I mean, गवर्नमेंट इसमें क्यों कूद रही है, राइट? तो भूलो मत कि हम बात कर रहे हैं जिम्बाब्वे की। यहाँ पर विचक्राफ्ट और जादू टोना बहुत ही ज्यादा कॉमन और एक कंट्रोवर्शियल चीज है। अगस्त 2009 में हजारों लोगों ने यह दावा किया कि हाइफा बे के पानी के पास उन्होंने एक मरमेड्स को देखा। तो इजरायली शहर किरियान याम ने उसके अस्तित्व के लिए $1 मिलियन देने का वादा किया कि जो भी उसकी पिक्चर लेगा उसे इनाम दिया जाएगा। हालांकि बाद में पता चला कि ये एक पॉपुलैरिटी स्टंट ही था ताकि टूरिज्म बढ़े। बट फिर भी ये सारे रियल लाइफ इंसिडेंट सुनकर तुम्हें लग रहा होगा कि हो सकता है कि मरमेड्स वाकई में हो। I mean, ये हर जगह फैली हुई है, राइट? तो रुक जाओ, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा सबूत है भी और नहीं भी। नहीं इसलिए क्योंकि कई सारे धोखे भी है। मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि जापान में एक मरमेड्स है जिसे एक प्राचीन मंदिर के अंदर रखा है, असाकुची टेम्पल में। हालांकि इसके पीछे कई सारी मान्यताएं भी है बट कई सारे क्वेश्चन भी है, जैसे कि ये जल परी यहाँ पर कैसे आई, इसे यहाँ पर कौन लाया और कब, और क्या ये सच में एक मरमेड है? वेल, जवाब मैं देता हूँ। कथित तौर पर 12 इंच का ये जीव 1736 और 1741 में जापान के सुकोशु द्वीप के पास प्रशांत महासागर में पकड़ा गया था। 1903 में एक ऐतिहासिक पत्र जाहिर होता है जो कि कथित तौर पर इस मरमेड के पूर्व मालिक का था। पत्र में लिखा गया है कि जिन मछुआरों ने इसे पकड़ा था उसे भी पता नहीं था कि ये एक जल परी है, लेकिन वो उसे बेचने के लिए ओकासा नाम के शहर ले जाते हैं, जहां इस जलपरी को मेरे पूर्वजों द्वारा खरीद लिया जाता है और मेरे पूर्वजों ने बाद में इसे एक खजाने की तरह संभाल कर रखा। अब देखो, मंदिर में रखे जाने के बाद सबको लग रहा था कि ये जलपरी एक सच की जलपरी है, लेकिन ये धारणा बहुत ही जल्द टूटने वाली थी। 2012 में एक रिसर्च टीम उस प्राचीन मंदिर के अंदर जाती है और मंदिर के अंदर रखी उस मरमेड को उठा ले जाती है। एक्सरे, सीटी स्कैन, रेडियो कार्बन डेटिंग और इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपिंग और डीएनए एनालिसिस, ये सारी चीजें उस मरमेड के ऊपर होती है। और 7 फरवरी को टीम अपना जवाब पूरी दुनिया के सामने रखती है और जो जवाब होता है वो उम्मीद से ज्यादा विचित्र होता है। पता चलता है कि जलपरी का सर, जो कि साइंटिस्ट को लग रहा था कि वो एक बंदर का होगा, वो बंदर का नहीं था, बल्कि मुख्य रूप से वो कपड़े, कागज और कपास से बनाया गया था। इसमें रेत और चारकोल से बने पेस्ट के रंग को भी लगाया गया था। हालांकि सर पर दूसरे जानवरों की छीनी हुई चीजें भी थी, जैसे कि बाल, माना जाता है कि वो किसी मैमल के थे, और खाल एक मछली की थी। ज्यादा चांसेस है कि वो एक पफर फिश की ही रही होगी। मरमेड्स के दांत और जबड़े एक शिकारी मछली से लिए गए थे। कौन सी शिकारी मछली, ये नहीं पता। अब रिसर्चर उसके डीएनए की जांच तो नहीं कर पाए, बट रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि इसे लगभग 1800 के आसपास के टाइम में बनाया गया होगा। ज्यादा चांसेस ये है कि इसे इसलिए बनाया गया होगा ताकि वो अमीर और अंधविश्वासियों को बेच सके। वैसे भी जापान में निन्यो की कहानी काफी ज्यादा फेमस है ही, बट फिर भी इसे बनाने वाले की दांत देनी पड़ेगी। I mean, काफी टैलेंटेड रहा होगा बंदा। लेकिन फिर भी दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा था जो कि इस काम में सबसे ज्यादा टैलेंटेड था, पीटी बर्नम। पीटी बर्नम की जलपरी, जिसे फिजी मरमेड के रूप में भी ज्यादा जाना जाता है, वो शायद ऐसी जलपरी रही होगी जिसने पूरी दुनिया को हैरान किया। पीटी बर्नम एक अमेरिकी शोमैन थे, बहुत ही कमाल के। यहाँ तक कि ह्यूज जैकमैन की वो मूवी द ग्रेटेस्ट शोमैन इसी बंदे से इंस्पायर थी। शोमैन होने के नाते वो लोगों को बेवकूफ बनाना पसंद करते थे, जैसे कि कोई जादूगर हो। कैसे लोगों के अंदर रोमांच डालना या फिर उसे हैरान करना या फिर ये सोचने पर मजबूर करना कि अरे ये कैसे हो, ये सारी चीजें करना इन्हें काफी पसंद था। ऐसे ही बर्नम की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक थी फिजी मरमेड, जिसे उसने 1842 में न्यूयॉर्क में प्रदर्शित किया और बाद में वहां से ये मरमेड गायब हो जाती है। देखो, ये मरमेड पीटी बर्नम ने नहीं बनाई थी, ठीक है। एक्चुअली में इसके पीछे भी एक बहुत ही कमाल की कहानी है।
लगभग 1800 के दशक में माना जाता है कि इस मरमेड को एक जापानी मछुआरे ने बनाया था, ऐसे ही मजाक मजाक में। पर बाद में लगभग 1810 में उस मछुआरे से एक डच व्यापारी इस मरमेड को खरीद लेता है। ज्यादा चांसेस है कि वो एक डच व्यापारी ही हो, क्योंकि उस समय लगभग पश्चिमी देशों में से डच देश ही ऐसा था जिसे जापान के साथ व्यापार करने की मंजूरी थी। अब उस व्यापारी द्वारा इस जलपरी को इंग्लैंड लाया जाता है, लेकिन रास्ते में ही उस डच व्यापारी का जहाज पानी में डूब जाता है। हालांकि सैमुअल बेरेट ईडिस नाम के एक अमेरिकी जहाज के कैप्टन द्वारा लोगों को और उस मरमेड को बचा लिया जाता है। माना जाता है कि बचाने के बाद सैमुअल उस जलपरी से इतना ज्यादा मोहित हो जाता है कि वो उस डच व्यापारी से लगभग $6000 देकर उस जलपरी को उससे खरीद लेता है। $6000 उस समय काफी बड़ी कीमत थी, तो कीमत चुकाने के लिए वो व्यक्ति अपना जहाज बेच देता है। अब सैमुअल के पास आगे की यात्रा के लिए पैसे भी नहीं बचते, तो वो चाहता है सीधा केप टाउन जलपरी को प्रदर्शित करने। और मजे की बात, उस जलपरी को देखने के लिए केप टाउन के लोग पागल हो जाते हैं। लगभग 1822 सितंबर में सैमुअल जलपरी को लेकर लंदन पहुंचता है। लोग जलपरी को देखने के लिए यहाँ भी पागल हो जाते हैं। हर रोज सैकड़ों की भीड़ आती है। अब इन सारी चीजों के बीच पता है एक मजे की बात क्या है, सैमुअल को सच में लगने लगा कि ये जलपरी एक सच की जलपरी है। तो वो 2 प्रकृतिवादियों को आमंत्रित करता है उस जलपरी के ऊपर रिसर्च करने के लिए। रिसर्च करने के बाद उन दोनों का जवाब था कि ये मरमेड नकली है, बट सैमुअल उन दोनों को सीरियस नहीं लेता और दूसरे 2 प्रकृतिवादियों को बुलाता है ताकि फिर से वो उसके ऊपर रिसर्च कर सके। रिसर्च करने के बाद उन दोनों का जवाब भी था कि बताइए ये रियल है। अब सैमुअल हो जाता है खुश और थोड़ा सा अहंकारी भी, और ताव में आकर ये दावा कर देता है कि सर एवरड होम ने ये कहा है कि ये जलपरी सच की है, जबकि होम को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। देखो उस समय होम एक बहुत ही बड़े प्रकृतिवादियों में से एक थे और काफी रिस्पेक्टेड पर्सन थे उस समय। और होम को जब पता चला कि सैमुअल ने उसका नाम लेकर झूठ बोला है ताकि उसकी मरमेड काफी ज्यादा और फेमस हो, तो होम को आ जाता है गुस्सा और होम सबको कह देता है कि ये जलपरी एक धोखा है। और उस समय होम की बात लोग सुनते थे, क्योंकि मैंने कहा था कि वो एक रिस्पेक्टेड पर्सन था। तो होम की वजह से जलपरी की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। जलपरी को धोखा बोलने वाले लोगों की तादाद बढ़ने लगती है। इसके बाद तो पूरे इंग्लैंड में इस जलपरी को घुमाया जाता है, बट अब बहुत देर हो चुकी होती। इसी बीच ये बात सामने आती है कि सैमुअल ने जो जहाज बेचा था इस जलपरी को खरीदने के लिए, सैमुअल उस जहाज का इकलौता मालिक नहीं था, उसके और भी मालिक थे। तो उन दूसरे मालिकों ने सैमुअल के ऊपर केस कर दिया और फैसला आता है कि सैमुअल को दूसरे मालिकों को अपना पैसा चुकाना पड़ेगा। सैमुअल लगभग 20 सालों तक समुद्री यात्रा करता है ताकि वो अपना कर्जा चुका पाए, लेकिन कभी भी सफल नहीं होता। और जब उसकी मौत होती है, वो जलपरी उसके बेटे को विरासत में मिलती है। माना जाता है कि एक समय पर जो एक व्यक्ति जहाज का कैप्टन था, अब उसके पास अपने बेटे को देने के लिए कुछ भी नहीं था विरासत में, सिवाय एक मरमेड के। बाद में ऐसे ही 20 सालों तक ये जलपरी ऐसे ही गुमनाम रहती है उसके बेटे के पास। और बाद में लगभग 1840 में बोस्टन म्यूजियम के मालिक मोसेस किम्बोल इस मरमेड को ईडन के बेटे से खरीद लेते हैं। 1842 में मोसेस जलपरी को बोस्टन से न्यूयॉर्क ले जाते हैं ताकि अपने दोस्त पीटी बर्नम को दिखा सके, जहां वो दोनों एक बहुत ही बड़ा प्रैंक करने का प्लान करते हैं। बर्नम सबको कहते हैं कि ये मरमेड उसे फिजी के तट पर मिली और हर जगह ऐसे पोस्टर बंटवा दिए जिसमें मरमेड की फोटो। पोस्टर में जो मरमेड दिखाई गई थी वो एक सेक्सी औरत थी, जबकि असल में ये मरमेड एक बहुत ही बदसूरत मरमेड थी। तो लोगों को भी लगा पोस्टर देख के कि ओ माय गॉड, ये देखने को मिलेगा तो जाना पड़ेगा, और लोगों को मिला ये। पर लोग नाखुश नहीं हुए, क्योंकि ये चीज भी उनके लिए एक रहस्यमय चीज ही थी। और पीटी बर्नम ने खूब नोट छापे इस मरमेड को दिखाकर, यहाँ तक कि पीटी बर्नम ने कुछ नकली प्रकृतिवादियों को भी काम पर रखा था, जो लोगों को कहते थे कि जमीन पर रहने वाले हर जीव का एक वर्जन पानी में रहता है। जैसे कि घोड़े तो समुद्री घोड़े, समुद्री सांप तो सांप, शेर तो समुद्री शेर, ऐसे ही मनुष्य तो समुद्री मनुष्य। और लोगों ने मान भी लिया। I mean, उस एरा में वैसे भी नए नए जीवों की खोज हो रही थी, तो लोगों को भी लगने लगा कि हो सकता है, व्हाई नॉट। पर सच क्या है ये तुम्हें और मुझे पता है, राइट? कितनी रिसर्च लगती है ये सब पता करने में। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? सो बाद में जिस म्यूजियम में ये मरमेड रखी हुई थी वो जलकर खाक हो जाता है।
और मरमेड्स का क्या होता है ये किसी को भी नहीं पता। कई लोग मानते हैं कि ये मरमेड अभी भी किसी के पास है, तो कई लोगों को लगता है कि ये जलकर खाक हो चुकी है। तो ओवरऑल स्टोरी ये है कि दुनिया में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कई तरीके, कई चीजें बनाकर उसके साथ कहानियां जोड़ दी जाती है ताकि दूसरों को बेच सके और पैसा कमाया जा सके। और वो व्यक्ति भी जो खरीदता है वो दूसरों से अलग कहानी सुनाकर इसे बेचता है ताकि वो भी पैसा कमा सके। इन सारी चीजों में एक चीज जो 100% है वो है अर्थ का अनर्थ। भले ही दुनिया के ज्यादातर कल्चर में इन मिथिकल जानवरों को अलग अलग कहानियों पर दिखाया जाता है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन जानवरों ने अपनी छाप तो छोड़ी है, चाहे वो पेंटिंग हो या फिर मूवीज। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज तक हमें रियलिटी में कभी भी एक मरमेड नहीं दिखी और ना ही शायद दिखेगी और ना ही इसके कोई रियल सबूत है। तो साइंटिफिकली मरमेड का अस्तित्व नहीं है। जो चीजें है वो अब बस लोक कथाओं में या फिर किताबों में ही सिमट कर रह चुकी है। बट हु नोस, आई मीन 90% से ज्यादा समुद्र अभी खोजा जाना बाकी है। ये क्रीचर एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। एंड दैट्स इट। सब्सक्राइब।